ये एक्सक्रीशन। सजीव जितने हैं, पौधे, जंतु, सभी सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाएं लगातार चलती हैं। ये रासायनिक क्रियाएं हैं। तो इन उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप सजीवों के शरीर में बहुत से आवश्यक पदार्थ बनते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है, आवश्यक पदार्थ बनते हैं। साथ ही साथ बहुत से अनावश्यक हानिकारक पदार्थ भी शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। तो जो अनावश्यक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जैसे मनुष्य में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब हानिकारक पदार्थ हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये हानिकारक पदार्थ हैं। पौधे के बहुत से हानिकारक पदार्थ हम बताएंगे आगे। तो ये हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं, अनावश्यक है, इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये शरीर में रहते हैं तो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होंगे। तो इन पदार्थों को, जो हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इन्हीं को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखो। सजीवों के शरीर में विभिन्न कोशिकीय मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। परिभाषा, ये परिभाषा उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन का सजीव के लिए बड़ा महत्व है। इसका 3-4 पॉइंट बता दें, पॉइंट को ध्यान से सुनो। पहला उत्सर्जन का महत्व है कि शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकाल कर बाहर शरीर की स्थिरता को बनाए रखना। शरीर स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसकी जो स्टेबिलिटी है शरीर में, जो स्थिरता, उसको बनाए रखेगा। दूसरा महत्व, शरीर को विभिन्न बीमारियों, रोगों से ये बचाएगा। जब शरीर पदार्थ जमा हो तो बहुत सी बीमारी हो सकती है शरीर में। पौधे में भी ऐसा नुकसान हो सकता है। इसलिए शरीर को विभिन्न तरह के रोगों से बचाने का काम करेगा, उत्सर्जन की क्रिया करेगी। शरीर के अंदर आवश्यक पदार्थों का प्रवेश होगा जब अनावश्यक पदार्थ बाहर निकलेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है तो फिर ऑक्सीजन का प्रवेश संभव नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन प्रवेश के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना बहुत जरूरी है। और इसके बाद सजीवों के शरीर में विभिन्न उपयोगी पदार्थों को सही से उपयोग करने के लिए अनावश्यक पदार्थों, ये उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। और शरीर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, अगर सजीव के शरीर में ये उत्सर्जी पदार्थ बाहर ना निकले तो शरीर में विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और सजीव की मृत्यु भी संभव है, हो सकती है। इस प्रकार उत्सर्जन काफी महत्वपूर्ण क्रिया है। अब इसके बाद आता है मानव शरीर में जल संतुलन की कहानी। मनुष्य के शरीर में जल का संतुलन कैसे होता है, जल की प्राप्ति हम किस किस चीज से करते हैं, जल की हानि कैसे कैसे होती है। जल की प्राप्ति, जल प्राप्त हम करेंगे। देखो यहाँ भोजन के साथ हम लोग पानी लेंगे 700 मिलीलीटर ml। हम लोग पानी पीते रहते हैं दिन भर में। कितना पानी पीना चाहिए? 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो 1500 ml कम से कम 1.5 लीटर पानी पी करके हम लोग जल को प्राप्त करते हैं। भोजन के उपापचय, जिसको हमने कहा चयापचय, मेटाबॉलिक क्रिया हो रही है, तो उस मेटाबॉलिक क्रिया के फलस्वरूप कुछ जल उत्पन्न होता है। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बने, पानी बन रहा है। कुछ जल कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। अब जल जो है, अब जानते हो कि हमारे शरीर में 65 से 70-80% तक पानी है। ये पानी 55% पानी जो है कोशिका के अंदर है और 45% पानी कोशिका के बाहर है। जैसे रक्त है, लसिका है, ऊतक द्रव है, साइनोवियल फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये तमाम फ्लूइड के बारे में इसके पहले हमने बताया था कि ये कोशिका के बाहर वाले द्रव हैं। और कोशिका के अंदर द्रव है, जैसे कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, ये कोशिका के अंदर। तो 55% जल जो होता है कोशिका के अंदर रहता है और 45% जल कोशिका के बाहर रहता है। इस जल का संतुलन शरीर में बना रहे, जल का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये आगे बताएंगे किडनी हम लोग के शरीर में जल का संतुलन बनाती है। तो जल का संतुलन में हम कितना पानी ग्रहण किए? 700 ml भोजन के साथ खाना खा रहे हैं, उसके साथ बहुत सा पानी। अब दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, किसी फल का रस खा रहे हैं, लिक्विड, तो वो सब पानी ही तो जा रहा है, पानी बहुत सारा जा रहा है। तो 700 ml लगभग हम लोग लेते हैं 24 घंटे में।
और पानी पी करके 1.5 लीटर 1500 ml प्राप्त करते हैं। भोजन के उपापचय में जल जो है 300 ml उत्पन्न होता है, कोशिका में काम में आता है। और हम लोग कितना निकालते हैं? एक 24 घंटे में एक सामान्य व्यक्ति कार्य करता है, सब कुछ कार्य करता है। ये जो उत्सर्जन क्रिया एक तरह की कैटाबॉलिक क्रिया है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक विनाशात्मक क्रिया है। तो विघटन इसमें हो रहा है। तो मूत्र के रूप में लगभग 1.5 लीटर 24 घंटा में सामान्य पानी सामान्य भोजन करने पर 1.5 लीटर यूरिन निकलता है। भाई सुनो, ऐसे एक्सपीरिएशन में हम लोग वाष्प निकालते हैं। तो एक्सपीरिएशन लगभग 400 ml हम लोग 24 घंटा हमेशा श्वसन चल रहा है। एक्सपीरिएशन में 400 ml पानी निकालेंगे। पसीना के रूप में लगभग हम लोग आधा लीटर पानी पसीना के रूप में निकालते हैं। गर्मी में ज़्यादा पसीना होता है, जाड़े में कम पसीना होता है, तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, निश्चित है। तो बैलेंस होना चाहिए। और मल के साथ, मल पदार्थ के साथ हम लोग 100 ml पानी निकालते हैं। तो 2500 ml ये हो रहा है और 2500 ml ये हो रहा है। इस प्रकार शरीर में, मानव शरीर में जल का संतुलन बना रहता है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे पौधों उत्सर्जन की विधि। किस तरह से पौधा उत्सर्जन करता है। पौधे कोई निश्चित उत्सर्जन नहीं है, ऐसा जानते हो। जंतु का उत्सर्जन हम पढ़ेंगे आगे। पौधों में उत्सर्जन की क्रिया, पौधों में देखो 4 विधि हमने यहाँ दिया है किताबों, इस सिलेबस में 3 ही विधि है। पत्तियों का झड़ना, शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का झड़ना। यहाँ पहली चीज हो गई पत्तियों का झड़ना। पतझड़ होता है, पतझड़ होने से होता क्या कि पत्तियों का जो पर्णग्रंथ है, डंठल, जहाँ से तना से लगी हुई पत्ती है, उसमें बहुत से उत्सर्जी पदार्थ जमा होते रहते हैं। तो जल और खनिज पदार्थ पत्ती को नहीं मिलता तो पत्ती पीली पड़ जाएगी, और जब पत्ती पीली पड़ जाएगी तो टूट करके गिर जाएगी। तो उत्सर्जी पदार्थ उस पर जमा रहेंगे। अब यहाँ उदाहरण लेके देना है, केवल इतना कहने से नहीं होगा। इसमें उदाहरण देंगे रबर और बरगद। 2 उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं। रबर बरगद की पत्तियों के ऊपरी बाह्य त्वचा में सिस्टोलिथ जमा रहता है, उत्सर्जी पदार्थ इसका सिस्टोलिथ, ये नाम याद करना होगा। सिस्टोलिथ, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो सभी लोग जानते हो, इसको लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के गुच्छे के रूप में उत्सर्जी पदार्थ जमा रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट है ये, कार्बोनेट, ये गुच्छे के रूप में जमा रहता है उत्सर्जी पदार्थ। सिस्टोलिथ उसका नाम है, रबर में भी बरगद में भी। तो ये उत्सर्जी पदार्थ जैसे गुच्छा है अंगूर का कैल्शियम कार्बोनेट रहता है पदार्थ, उसका नाम है सिस्टोलिथ। जैसे पत्तियां टूटकर गिरती हैं, रबर की बरगद की गिरती रहती हैं, तो ये उत्सर्जी पदार्थ अपने आप पौधे से अलग हो गए। चलिए आप दूसरा छालों का छोड़ना, रिमूवल ऑफ बार्क्स, रिमूव करता है पौधा की छाल। देखोगे अर्जुन का पौधा, अमरूद का पौधा, इसकी छाल बहुत छूटती रहती है। तो जब उत्सर्जी पदार्थ छालों में जमा होते हैं तो छालें धीरे धीरे पौधे को छोड़ने लगती हैं, और उत्सर्जी पदार्थ उसमें जमा रहा। और जैसे जैसे छालें छूटेगी, उत्सर्जी पदार्थ अमरूद, अर्जुन, यूकलिप्टस होता है, यूकलिप्टस का पौधा बहुत ज़्यादा छाल छोड़ती है। और एक अभी आगे बताएंगे सिनकोना की छाल में कुनैन होता है। एक उत्सर्जी पदार्थ से जो दवा बनती है मलेरिया रोग की, तो कुनैन सिनकोना की छाल से ही निकलता है। तो छाल बहुत से पौधों में, अर्जुन, अमरूद, यूकलिप्टस, जो आम माने यूज में ज़्यादा छालें छूटती हैं, उसी का नाम यहाँ देंगे। लेकिन उदाहरण बहुत जरूरी है, समझना है। छालों के छूटने से हो गया। फलों की गिरने से बहुत से पौधे को उत्सर्जी पदार्थ उसके फलों में जमा देते हैं। जैसे नींबू में एक एसिड जमा है, साइट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, ये सेव में मैलिक एसिड, ये सब कार्बनिक अम्ल है। ये फलों में जमा है, और जैसे जैसे फल होता है ये उत्सर्जी पदार्थ फलों के टुकड़े से अलग होते रहते हैं। गोंद के स्राव द्वारा, गोंद का स्राव भी पढ़ाएंगे। गोंद बहुत से पौधों में जैसे बबूल है, आम है, शिरीष है, सैजन है, जिसको डाटा कहते हैं सैजन, इनसे गोंद निकलता है उसके छाल में, और पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। हमारा गोंद लाभदायक होता है, इसका गोंद हम लोगों के लिए उपयोग में अभी बताएंगे। तो ये छालों के छूटने से, छालों में ये गोंद के रूप में स्राव होता है, गोंद के रूप में निकलता रहता है, लसलसा चिपचिपा पदार्थ के रूप में, और इस तरह से पौधे का उत्सर्जी पदार्थ अलग हो जाया करता है। तो फलों से हुआ, पत्तियों के पतझड़ से हुआ, छालों के छूटने से ये उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते रहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं कौन कौन से। ये तो सब हो गया पत्तियों का झड़ना, छालों का छूटना, फलों के टूट कर गिरने से, और गोंद के स्राव से, लैटेक्स के स्राव, बहुत सारा स्राव होता है। लेकिन यहाँ सीमित जो सिलेबस के अनुसार हम जानेंगे, जिसको
याद कर सको आसानी से। अब आइए पौधों के उत्सर्जी पदार्थ, यहाँ नाम देंगे पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं क्या क्या। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट नाइट्रोजन विहीन, पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन विहीन उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन विहीन उत्सर्जी पदार्थ पहले। नॉन नाइट्रोजन, इसको इंग्लिश में जानिए, नॉन नाइट्रोजिनस, नॉन नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स हैं नॉन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। पहला है गोंद, इसको कहते हैं गम, GUM। दूसरा है रेजिन, रेजिन RESIN। तीसरा है लैटेक्स, लैटेक्स। चौथा है टैनिन। पांचवा है कार्बनिक अम्ल। बहुत सारे हैं, यहाँ कुछ उदाहरण हम यहाँ देंगे। ऑर्गेनिक एसिड, उदाहरण देंगे ऑर्गेनिक एसिड, ये हुआ। अब यहाँ कुछ उदाहरण देंगे। गम, रेजिन, गम, गोंद, गोंद चिपचिपा पदार्थ है। पौधे के छाल में कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो सेलुलोज के विघटन से ये चिपचिपा पदार्थ के रूप में कुछ पौधों में गोंद निकलता है। ये पौधे का औषधीय पदार्थ है। ये पानी में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, लेकिन अल्कोहल, बेंजीन जो कार्बनिक होगा उसमें अघुलनशील होगा। अल्कोहल में अघुलनशील, जल में घुलनशील होगा, क्योंकि तुलना होगी तो रेजिन इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं। तो गोंद यह पौधे का नाइट्रोजन विहीन उत्सर्जी पदार्थ है, जो सेलुलोज के, पौधे की छालों में सेलुलोज, कोशिका भित्ति में सेलुलोज के विघटन से प्राप्त होता है चिपचिपे पदार्थ के रूप में। इसका स्रोत यहाँ उदाहरण जरूर लिखना, बबूल, आम, सैजन, सीरीस, सीरीस, बहुत बहुत इसमें भी निकलता है। ये चार पांच उदाहरण देंगे। ये पानी में घुलनशील होते हैं, अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। इसका उपयोग क्या है? जिल्द बधाई के रूप में, चिपकाने के रूप में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। इससे दवा भी बनाई जाती है, और पौष्टिक पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग होता है। जैसे बबूल का गोंद होता है ना, गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। बहुत से लोग सुना भी होगा, कुछ लोग खाए भी होंगे गोंद के लड्डू। बहुत ही पौष्टिक होता है। आप जाकर बाजार में अगर बबूल का गोंद मांगोगे तो गोंद मिलेगा, और वो बड़ा पौष्टिक होता है। तो पौष्टिक पदार्थ भी बनते हैं, औषधीय पदार्थ। नहीं तो हम लोगों के, जैसे हमने बताया, तो शरीर के महत्व इस पॉइंट को जरूर दोगे। उस शरीर का जो महत्व हमने बता रहा था, हमने बताया कि ना कि उस शरीर का महत्व है कि शरीर की जैविक क्रियाओं को सुचारू चलाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए, हानिकारक पदार्थ बाहर निकाल करके शरीर में आवश्यक पदार्थों का प्रवेश कराने के लिए, और पौधों के उत्सर्जी पदार्थ का आर्थिक महत्व है, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं ये। उस शरीर के महत्व एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ जरूर लिखेंगे। तो गोंद का महत्व हो गया जिल्द बधाई में, चिपकाने के रूप में, दवा के रूप में, पौष्टिक पदार्थ के रूप में, और दवाई से बनती है पेट साफ करने की दवा, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कब्ज वगैरह हो जाए तो लैक्सेटिव, लैक्सेटिव माने पेट साफ करने की दवा बनाई जाती है। रेजिन, ये कुछ पौधों में पतली पतली रेजिन नलिकाएं होती हैं, रेजिन डक्ट, और पीले पदार्थ के रूप में उससे फटने से, रेजिन नलिकाओं के फटने से पीला पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। इसके स्रोत होते हैं चीड़, पाइन, पाइन, देवदार इत्यादि पेड़ होते हैं, इनसे रेजिन निकलता है। यह पानी में अघुलनशील होता है, और बेंजीन, ईथर, अल्कोहल में घुलनशील होता है। गम का उल्टा हो गया, पानी, गम जो है पानी में घुलनशील होता है, अल्कोहल में घुलनशील होता है। रेजिन पानी में अघुलनशील होता है, अल्कोहल में घुलनशील होता है। इससे जल निरोधक बनाए जाते हैं, पेंट, रंग बनाए जाते हैं, वार्निश बनाई जाती है। ये हींग आप खाते हो, एक तरह का रेजिन है पौधे का। हींग कितना फायदेमंद है, लेकिन है पौधे का, देखो औषधि पदार्थ है, लाभदायक है। पौधे का औषधि पदार्थ जंतु के लिए बड़े लाभदायक हैं। तो ये धूना, धूना, धूना जो जलाते हैं, एक तरह का रेजिन है वो, देखिए। तो ये बहुत से रेजिन हम लोगों के लाभदायक हैं। तो
जल निरोधक के रूप में। इससे रंग बनाए जाते हैं, पेंट, वार्निश, जो दरवाजे वगैरह पर लकड़ी पर लगाई जाती है वार्निश बनाई जाती है। और कनाडा बाल्सम होता है, तैयार होता है। तारपीन का तेल वगैरह इस तरह का रेजिन एक तरह का तैयार होता है, जल निरोधक के रूप में काम करते हैं। पेंट विशेष करके रंग बनाने में इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। लेटेक्स, ये पौधे का एक तरह का दूधिया रंग का, सफ़ेद रंग का, अधिकांश में सफ़ेद ही होता है, नाइट्रोजन विहीन उत्सर्जी पदार्थ है। लेटेक्स वायुओं से ये बाहर निकलता है, जैसे पपीता, रबर, बरगद, मदार, मदार 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 उसका फूल होता है, मदार को तोड़ो, जिसका अगर दूध आँखों में लग जाए तो आँखें गायब हो जाए, वो मदार उसको कहते हैं। मदार का दूध जो सफ़ेद निकलता है वो भी लेटेक्स है। बरगद का दूध लेटेक्स है। रबर जिससे रबर बनाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। पपीता के का जो लेटेक्स होता है दूध, उसमें पैपिन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये लेटेक्स हमारे लिए बड़े पैमाने पर रबर टायर ट्यूब बनाने में काम होता है। इसका बहुत इकोनॉमिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, बड़े पैमाने पर टायर ट्यूब बनेगा। और इससे पपीता का दूध भी हमने बताया जो पैपिन एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में भी सहायता करता है। इस तरह से लेटेक्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। टैनिन, जैसे आंवला है, आंवला ये भी नाइट्रोजन विहीन उत्सर्जी पदार्थ है। और चाय की पत्ती वगैरह है, उसमें टैनिन एक तरह का उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है। इसका बड़ा महत्व है चमड़ा का शोधन करने में। चमड़ा मैंने जंतु का चमड़ा निकाला गया, उसके शोधन में इसका टैनिन का बहुत बड़ा होगा। और स्याही बनाने में, इंक का उद्योग जो चलता है ना, इंक उद्योग में इस टैनिन उत्सर्जी पदार्थ का बहुत छापा जो पेपर पर जो छपा हुआ सब छपाई जो हो रही है, आप पढ़ो किताबों पर, कापियों पर, अखबारों में, तो छपाई वाली जो स्याही बनती है वो टैनिन से ही बनती है। तो टैनिन कितना बड़ा उत्सर्जी पदार्थ लाभदायक हो गया। कार्बनिक अम्ल, जैसे अभी हम बता रहे थे, नींबू में साइट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, ये सेव में मैलिक एसिड, ये अम्ल जो हैं ये हम लोगों के लिए लाभदायक है। जितना आप एसिड लेते हो थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में लाभदायक होते हैं। इस तरह से ये पौधे को उत्सर्जी पदार्थ हमारे लिए काफ़ी महत्व होते हैं। इनका यूज बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन भी ये सभी के सभी हैं, बहुत सारे और हैं, ये नहीं कि इतने हैं। सिलेबस के अनुसार पौधों को उत्सर्जी पदार्थ को 2 भाग में बांट करके हम अध्ययन कर रहे हैं। एक तो नाइट्रोजन विहीन हो गया, अब इसके बाद नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त, ये नाइट्रोजन विहीन था ना, ये नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ। अब नॉन सब कुछ हटा देंगे, केवल लिख देंगे नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बहुत से हैं। इसको हम कहते हैं एल्केलॉइड्स। देखो ऐसे कहेंगे, इनको हिंदी में आप क्षारोद कह सकते हो। अल्कली क्षार होता है। देखो उत्सर्जन के महत्व में एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है यहाँ, जैसे पढ़ा रहे हो उत्सर्जन के महत्व में आप अम्ल क्षार का शरीर में संतुलन उत्सर्जन बनाता है, बहुत सुंदर महत्व है। जैसे अभी हमने इसके पहले महत्व बताया, उसी तरह से क्षारोद, जैसे पौधे को उत्सर्जी पदार्थ पढ़ा रहे तो बताया ना कि पौधे को उत्सर्जी पदार्थ का काफ़ी आर्थिक महत्व है, तो उत्सर्जन का लाभ हो गया, उत्सर्जन का महत्व हो गया। और क्षारोद, क्षार, अम्ल दोनों का संतुलन शरीर में बना रहे, ये उत्सर्जन का बहुत बड़ा महत्व है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। पॉइंट्स कहीं से जहाँ पढ़ा रहे हैं उस पॉइंट को, उत्सर्जन के महत्व में 2 पॉइंट जरूर जोड़ दीजिएगा। पौधे को उत्सर्जी पदार्थ जंतुओं के लिए काफ़ी महत्व होते हैं, इनका आर्थिक महत्व होता है। और उत्सर्जन की क्रिया शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन या अम्ल भस्म का संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करती है। अब क्षारोद ये क्या है? पौधे के नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर होता है, जिसका निर्माण जो स्वाद में कड़वे क्षारीय प्रकृति, क्षारोद जिसका नाम है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, बीजों, छालों, पत्तियों, जड़ों इत्यादि में निर्मित होते हैं और जहरीले होते हैं, अधिकांश जहरीले होते हैं। उनको हम एल्कलॉइड्स कहते हैं।
तो इस तरह की परिभाषा छोटी छोटी मिलेगी। पौधों के नाइट्रोजन युक्त क्षारीय प्रकृति के कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए सजीव पदार्थ नाइट्रोजन को उनको हम क्षारों कहते हैं, एल्कोलाइड्स कहते हैं। अब आइए कुछ एल्कोलाइड्स का नाम, स्रोत और यूज, उसका उपयोग। अब यहाँ एल्कोलाइड्स बता रहे हैं, एल्कोलाइड्स का नाम और उसका स्रोत और उपयोग। ध्यान से देखोगे। अल्केलॉइड्स का नाम, एल्केलॉइड्स लिख देते हैं, एल्केलॉइड्स का नाम, यहाँ नाम लिखिए पहले, एल्केलॉइड्स का नाम, स्रोत, उपयोग, स्रोत और उपयोग, ऐसे कॉलम बना लेंगे क्योंकि टेबल सिलेबस में दिया टेबल फॉर्म में पढ़ना है। अब एल्कोलाइड्स का नाम, नेम ऑफ एल्कोलाइड्स, सोर्सेस SURCES और यूजेज, तीन चीज। पहला क्विनीन, देखो नाम देख लो, क्विनीन, ये अंग्रेजी की शब्द है, QUININE, क्विनीन। दूसरा मॉर्फिन, हिंदी में ही लिख देते हैं मॉर्फिन। तीसरा कैफीन, चौथा रिशर्पिन, पांचवा डेटूरिन, बहुत सारा है, बहुत। निकोटीन, एट्रोपिन, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ बता देते हैं। अब देखो स्रोत, क्लोरीन का स्रोत है सिंकोना की छाल, इसको याद करना है, सिंकोना की छाल, हमने बताया छालों, बीजों। मॉर्फिन, पोस्ता के कच्चे फल, तुम्हारी किताब में देखोगे जो तुम्हारी गाइड है उसमें ओपियम होता, ओपियम, ओपियम, उसको पैडी लिख दिया, PADY, पैडी वाले धान होता है, उसको सुधार लीजिएगा किताब में। अब क्लास में पढ़ा दें तो उसमें थोड़ा सुधार भी देते हैं। पोस्ता के कच्चे फल, यहाँ हिंदी में लिखते हैं कॉफ़ी के बीज, देखो बीज, नाम यहाँ देना पड़ा, किसकी छाल में किसके बीज में। ऋषभ में सर्वगंधा की जड़, हमेशा ध्यान रखना है, देखो सर्वगंधा की जड़। अब यहाँ सामने कर दे जाएंगे यहाँ। डेटूरेन, धतूरा के बीजों एवं फलों दोनों से प्राप्त होगा, धतूरा के बीज से मिलता है, फल में मिलता है। धतूरा, तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। और एट्रोपिन, बेलाडोना की पत्ती। अब देखो इसका उपयोग क्या होगा, यहाँ सब लाइन से देखो, क्लोरीन, सिंकोना की छालों, बीजों, पत्तियों, जड़ों इत्यादि अंगों में निर्मित होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। मॉर्फिन, पोस्ता के कच्चे फल। कैफीन, कॉफी के बीज में। रिसर्पिन, सर्वगंधा की जड़ में। राउल्फिया सर्पेंटाइना इसका नाम है, सर्वगंधा की जड़। डेटूरिन, धतूरा, जो संगठित कुछ आते हैं, धतूरा के बीजों में, फलों में। निकोटीन, तंबाकू, निकोटीन पाया जाता है। और एट्रोपिन, बेलाडोना की पत्ती। अब सिंपल छाल में मलेरिया की दवा, देखो बहुत सुंदर दवा है, मलेरिया बुखार की दवा है, मलेरिया बुखार की दवा के रूप में इसका उपयोग होगा। पोस्ता कच्चे फल, गहरी नींद की दवा, हम छोटे में लिख रहे हैं, गहरी नींद की दवा। कॉफी के बीच में दर्द निवारक दवा, दर्द को दूर करने, दर्द निवारक माने दूर करने, दर्द निवारक दवा। उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब को कम करने की दवा, लिखना पड़ेगा, कम करने की दवा, उच्च रक्तदाब की दवा है ये। दमा रोग की दवा, दमा, श्वास कष्ट, इसको श्वास कष्ट कहते हैं की दवा, दमा श्वास कष्ट की दवा। ये मस्तिष्क उत्तेजक के रूप में, मस्तिष्क उत्तेजक, ब्रेन स्टिमुलेंट इसको कहेंगे। और ये आँख के तारा, आँख की जो पुतली है ना, आँख के तारा को के प्रसारण फैलाने, प्रसारण तथा रक्तदाब को बढ़ाने में,
माने इसका उल्टा, उचरा को कम करने में ये सब गंदा है, ये सब कम करेगा, ये बेलोडोना वाला बढ़ाएगा, एक दूसरे को उल्टा करेगा। देखिए कितना सुंदर है। अब आराम से इसको 4 ग्रुप में याद कर लीजिए, एकदम खूब सुंदर से याद हो जाएगा। एल्कलॉइड नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ जो पौधों के नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं, अधिकांश जहरीले होते हैं, बीजों, छालों, पत्तियों इत्यादि में निर्मित होते हैं, उनको हम एल्कलॉइड्स कहते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं, हमेशा क्षारीय प्रकृति। क्यूनिन नामक एल्कलॉइड सिंकोना की छाल से मिलता है। इसे कुनैन कहते हैं सामान्य भाषा में। कुनैन मलेरिया रोग की बहुत अच्छी दवा। मलेरिया बुखार या जो मादा एनाफ्लीज मच्छर काटती है तो मलेरिया बुखार, जाड़ा लग कर जाड़ा बुखार जो कहते हैं, उसकी सबसे अच्छी दवाई है क्यूनिन। आज भी फेमस दवा है। पोस्ता के कच्चा फल, पोस्ता जिसे अफीम बनती है, जिससे हेरोइन तैयार होती है, सब एक पोस्ता से बड़ा उपयोगी पौधा होता है। अब एक तरह का ये कहो तो ड्रग्स हैं सब, लेकिन थोड़ी मात्रा में दवा है, हर चीज़ थोड़ी मात्रा में दवा है। उसका कच्चे फल गहरी नींद की दवा। थोड़ा सा अगर मॉर्फिन का उपयोग हो, जो मस्तिष्क से डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और नींद अच्छी नहीं आ रही हो, तो गहरी नींद लाने के लिए थोड़ा सा मॉर्फिन देने से बड़ी अच्छी गहरी नींद आती है। कॉफ़ी के बीजों में होती है शरीर में दर्द। जैसे कॉफ़ी, आप कभी कॉफ़ी नेस्कैफे कॉफ़ी पियो, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी पियोगे तो देखोगे थोड़ा दर्द हो रही है तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, आराम मिलता है, तो दर्द निवारक, दर्द दूर हो जाए कुछ समय के लिए। इतनी सुंदर चीज़ है, दर्द निवारक दवा के रूप में काम होता है। सरगंधा की हाई ब्लड प्रेशर बहुत अच्छी दवा है। किसी को उच्च रक्तदाब हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो ये रिसर्पिन मिलती है बाजार में। रिसर्पिन देने से हाई ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल हो जाएगा, उच्च रक्तदाब को कम करने। धतूरा का बीज, धतूरा ये दमा रोग, सांस संबंधी बीमारी हो, उसको धतूरा का डेटुलिन दिया जाता है। डेटुलिन इसका नाम है, डेटुलिन। देखो नाम मिलता जुलता है धतूरा से। डेटुलिन देने से दमा, सांस रोग। तंबाकू की पत्ती, तंबाकू होता है, निकोटीन होता है। जैसा आपने देखा होगा खैनी वगैरह लोग खाते हैं, निकोटीन बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन ये जो तंबाकू की पत्ती से निकोटीन जो बनता है वो दवा है। वो निकोटीन जो चिंग या धूम्रपान, उसमें भी निकोटीन की मात्रा रहती है जो फेफड़े के, लेकिन ये जो निकोटीन दवा के रूप में तैयार किया जाता है, ये मस्तिष्क को स्टिमुलेट करने के लिए। ऐसा जो वगैरह खाते होंगे कहते होंगे ब्रेन स्टिमुलेट करता है, लेकिन वो दवा नहीं है, ये दवा है एक तरह की। इस जितना हमें पता है सब दवा है। और एट्रोपिन जो बेलाडोना एक पौधा होता है उसकी पत्तियों में पाया जाता है। आँख का जो ये तारा है उसको चौड़ा करेगा, प्रकाश की मात्रा थोड़ी ज़्यादा जाएगी, और जब अधिक प्रकाश होगा थोड़ा छोटा करेगा। आँख के तारा को फैलाने के लिए एट्रोपिन का उपयोग हम लोग करते हैं, बेलाडोना की पत्ती से। और किसी का लो ब्लड प्रेशर, दो तरह का ब्लड प्रेशर होगा, एक हाई ब्लड प्रेशर, एक लो ब्लड प्रेशर। तो बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया। तो बीपी हाई है तो सरकंधा की जड़ से रिसर्पिन का उपयोग करेंगे, और बीपी लो है तो एट्रोपिन का उपयोग करेंगे, तो लो ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देगा। ये तो हो गया पौधों में। अब इसके बाद जंतुओं को उत्सर्जी अंग हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि ये तो पौधा हो गया। जंतु में मेटाबॉलिक क्रिया पौधों की कोशिका थोड़ी तेज होती है, जिसमें बहुत से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। तो जंतुओं में उत्सर्जन के लिए अंग होता है। पौधों में देखिए कोई अंग नहीं, छाल छूट गई, पत्ती टूट कर गिर गई, फल टूट कर गिर गया, लेटेक्स निकल गया, गोंद निकल गया, ये सब निकले तो उत्सर्जी पदार्थ निकल गया। लेकिन जंतुओं में निश्चित उत्सर्जी अंग हैं। जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया, जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, सूक्ष्म जंतु से लेकर के बड़े बड़े जंतु, सब में कोई न कोई उत्सर्जी अंग है। उन अंगों के द्वारा अपने शरीर के उत्सर्जी पदार्थ को भी बाहर निकालते हैं। तो जंतुओं में उत्सर्जी अंग, हम सबसे छोटा जंतु है इस धरती का, अभी तक के प्राप्त जंतुओं में सबसे छोटा जंतु है अमीबा। उत्सर्जी अंग देखिए, पहला है संकुचित रसधानियां, संकुचित रस है ना, संकुचित रसधानियां। इंग्लिश लिखी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ बहुत ज़्यादा मिला। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रसधानी कहते हैं, वैक्यूल पहले पढ़े हो, संकुचित रसधानियां। दूसरा है नेफ्रीडिया। तीसरा है फ्लेम कोशिका। चौथा है मैलपीजियन। ये नाम याद करना होगा, सब सिलेबस में है।
मैलपीजियन ट्यूब्यूलर। एक हम मैलपीजियन कार्पसल पढ़ाएंगे, मैलपीजियन कार्पसल, मैलपीजियन ट्यूब्यूल, मैलपीजियन कार्पसल पढ़ाएंगे। और पांचवा है वृक्क, किडनी। इतने अंक हम पढ़ेंगे, इतना सिलेबस हमारे है। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल, FLAME, फ्लेम यानी लौ, जिसे फ्लेम जलती है उसको क्या कहते हैं, लौ जल रही, लौ, फ्लेम। तो फ्लेम लौ कोशिका हिंदी में लिख सकते हैं, लौ कोशिका, कोई बात नहीं है। मैलपीजियन, MALPIGHIAN, मैलपीजियन ट्यूब्यूल, नलिकाएं, ट्यूब्यूलर, नलिका। इसको क्या लिख सकते हो, ट्यूब्यूल को हिंदी में नलिका लिख सकते हो, ट्यूब्यूल मान नलिका, देखो हम लिख दिए यहाँ, मैलपीजियन ट्यूब्यूल, नलिका। और किडनी। निम्न श्रेणी का अब उदाहरण थोड़ा सा देते। पहला जंतु है संकुचित राजधानी पाई जाएगी अमीबा में, अमीबा, वहाँ उदाहरण बहुत जरूरी है। इसके बाद ये नेफ्रीडिया पाया जाएगा, केचुआ जो जमीन में पाया जाता है, अर्थवार्म, केचुआ, ये पाया जाएगा। फीता कृमि, फीता कृमि, पेट में किसी किसी के फीता कृमि पड़ जाता है, टेपवार्म उसको बोलते हैं। ये है तिलचट्टा, तिलचट्टा कॉकरोच। टिड्डा में, टिड्डा भी लिखते हो, टिड्डा, ग्रासहॉपर इसको कहते हैं टिड्डा, टिड्डा, तिलचट्टा, तिलचट्टा, कॉकरोच, कॉकरोच। और ये जितने मेरुदंडी, मेरुदंडी जैसे मनुष्य, उस ऊपर सब अमेरुदंडी है, हम लोग अपना पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हम बताएंगे, हम लोग में सहायक उत्सर्जियां होते हैं, लीवर, फेफड़ा, स्किन, स्किन, जैसे पसीना भी हमको निकल रहा है, पसीना ये उत्सर्जक पदार्थ है। आगे हम पढ़ाएंगे सहायक उत्सर्जियां, मुख्य उत्सर्जियां हम लोगों का किडनी है, तो इसका नाम आप जरूर याद कर लोगे। संकुचित रसधानियां, कॉन्ट्रैक्टाइल, वैक्यूल, अमीबा, अमीबा उदाहरण है। नेफ्रीडिया, अर्थवार्म, तो मिट्टी में केचुआ पाया जाए, इसको चारा बोलते हैं, मिट्टी का केचुआ, केचुआ हमने लिख दिया। फ्लेम कोशिका, फीता कृमि, टेपवार्म, टेपवार्म। मैलपीजियन ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल माने नलिका, यहाँ हमने हिंदी में लिखा ट्यूब्यूल, नलिका, मैलपीजियन नलिकाएं होती हैं। तिलचट्टा, टिड्डा, कीट वर्ग, पूरा कीट वर्ग में ही पाया जाता है। यहाँ उदाहरण रूप में हमने तिलचट्टा कॉकरोच का दे दिया है। और किडनी, जितने मेरुदंडी मछली, पहले मेरुदंडी जंतु वहाँ शुरू होते, तो रेप्टाइल सरीसृप, उभयचर जैसे टोड मेढक वगैरह, सरीसृप रेंग कर चलने वाले, इसके बाद पक्षी वर्ग, और सबसे उच्च श्रेणी में मनुष्य आता है। इस सबके उत्सर्जी अंग किडनी है, मुख्य उत्सर्जी अंग, जिसको वृक्क कहते हैं, जिसके बारे में हम चित्र के साथ आगे बढ़ेंगे।